बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं ग्लोबल वन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसल गुल जिसे अंदेश ज़वाल ना हो। पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो और दुनिया में हमेशा पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद नज़र आए और हमारे वो लोग, हमारे वो शोधा जिन्होंने जब पाकिस्तान बना कुर्बानी दी और आज तक हमारे वो शहीद जो पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, सबको हमारा सलाम। और पाकिस्तान इसी तरह हमेशा रहती दुनिया तक कायम रहे। जनाब, ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है और आपको पता है कि हम हमेशा ज़्यादातर क्रिकेट और हॉकी पे बात करते हैं, तो आज भी जनाब नेशनल खेल हॉकी और क्रिकेट पे बात होगी। चूँकि हॉकी का तस्करा आज मैंने पहले इसलिए किया कि वर्ल्ड कप जो है आपको पता है कि शुरू हुआ चाहता है, लेकिन जनाब एक बड़ी खुशगवार हैरत की बात है कि पाकिस्तान दुनियाई हॉकी की वो टीम है जो आज भी सबसे ज़्यादा टाइटल्स जीतने का एजाज़ रखती है। पाकिस्तान ने अभी तक 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और 8 एशियन गेम्स जीत रखे हैं। जनाब, पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप 1971 में खालिद महमूद की क़यादत में बार्सिलोना स्पेन में जीता था। दूसरा वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 1978 में इस्लाहुद्दीन की क़यादत में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में जीता था और 1982 में अख्तर रसूल की क़यादत में मुंबई भारत में पाकिस्तान ने तीसरा वर्ल्ड कप जीता था और चौथा वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 1994 में शहबाज सीनियर की क़यादत में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जीता था। अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें, अगर मैचेस की बात करें, इंडिया के साथ अगर आप मैचेस की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड कप में अभी तक जनाब 5 मैचेस हुए हैं। इंडिया ने 3 जीते हैं और 2 पाकिस्तान ने जीते हैं। अगर आप मजमूई इनका कंपैरिजन करें जो अब तक मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, मुख्तलिफ इवेंट्स में FIH के पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हुए हैं, तो उसमें जनाब 183 मैचेस हुए हैं इंडिया के पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने 82 जीते हैं, जबकि इंडिया ने 69 मैचेस जीते हैं और 32 मैचेस जो हैं वो बराबर रहे हैं। और अगर आप इंग्लैंड की बात करें जो कि ज़ाहिर है हमारे पूल में है, तो टोटल मैचेस वर्ल्ड कप को में मिला के इंग्लैंड और पाकिस्तान के साथ 8 हुए हैं। 4 जो है इंग्लैंड ने जीते हैं और 2 जो है उसमें से पाकिस्तान ने जीते हैं, 2 ड्रॉ हुए। और जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की टीम जो है 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही है, जबकि हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की टीमें जो हैं 3-3 मरतबा ये वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं। तो जनाब ये है सूरत हाल। और जो अब मैच खेला जा रहा है वेल्स के दरमियान, तो देखना होगा कि वो मैच जो है किसके हक़ में जाता है। लेकिन वेल्स की टीम जो है कमज़ोर नहीं है। ज़ाहिर है जब उसने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया तो यकीनन वर्ल्ड कप में वही टॉप 16 टीम्स आती हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती है। और जनाब क्रिकेट की भी बात करेंगे, इसलिए कि 19 अगस्त से पहला टेस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड लीड्स में हो रहा है। और आपको पता है कि जब भी कोई भी टीम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलती है तो वहाँ पे उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। वहाँ की कंडीशंस जो हैं बिल्कुल मुख्तलिफ और बड़ी हार्ड होती हैं। और इससे कबल जो 2022 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ हुई थी, उसमें इंग्लैंड की टीम ने क्लीन स्वीप किया था और 3-0 से वो टेस्ट सीरीज़ जीती थी, जबकि लास्ट सीरीज़ जो 2024 में हुई थी उसको पाकिस्तान ने 2-1 से जीतने में कामयाबी हासिल की थी, बैक बाउंस किया था। लेकिन अगर टेस्ट की ही बात करें तो बांग्लादेश से कुछ चंद माह कबल जो हमारी सीरीज़ हुई थी उसमें पाकिस्तान को 2-0 से नाकामी का सामना करना पड़ा था। तो जनाब ये है सूरत हाल। वैसे अगर कंपैरिजन करें, स्टैटिस्टिक देखें, रिकॉर्ड देखें, तो उसमें अब तक इंग्लैंड के दरमियान वो पाकिस्तान के साथ 92 मैचेस हुए हैं। इंग्लैंड ने 30 मैचेस जीती हैं, पाकिस्तान ने 23 और 39 मैचेस जो हैं वो ड्रॉ हुए हैं। जनाब इन्हीं उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे दरमियान बड़ी शानदार शख्सियात मौजूद हैं और अपने अपने शोबे में उनका एक मकाम है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे एक मेहमान हैं जो अमेरिका से आजकल आए हुए हैं और हमने वादा लिया था कि जब आप यहाँ आएंगे तो हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आएंगे, और अब से कुछ दिन बाद वो जा भी रहे हैं अमेरिका। हसन जलील साहब, जो कि जनाब क्रिकेट कमेंटेटर हैं, आइकॉन हैं और ब्रॉडकास्टर है, और हमने इनको बचपन से जनाब टेलीविज़न पे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में और क्रिकेट को तो उनको ज़ाहिर है आप देखते ही रहे हैं। हसन जलील साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्रिया। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ज़बरदस्त, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैंने कहा बहुत खुशी हो रही है, पहले भी इस स्टूडियो में मैं आ चुका हूँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। मेरे लिए भी। और जनाब दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ इस वक्त, बेबी ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम, यानी मेरी मुराद है साबिक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, सफदर अब्बास के मुतालिक मैं आपको ये बताते चलूँ कि इनका इंटरनेशनल कैरियर जो है वो 1973 से 1981 तक रहा है और 8 साल ये इंटरनेशनल हॉकी में रहे हैं। और उन्होंने इस दौरान जो है मतलब वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया। 4 गोल्ड मेडल जो हैं इनके क्रेडिट में, 1 सिल्वर मेडल, और बड़ी ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है। बड़ा अच्छा मतलब एक ज़माने में डैश करते थे। और ये और शहनाज शेख ऐसे खिलाड़ी थे पाकिस्तान हॉकी टीम के जो सबसे फुर्तीले खिलाड़ी जो है वो माने जाते थे। सही है सब पास? जी बिल्कुल, ज़बरदस्त, वेरी गुड। और जनाब उनके साथ हमारे साथ एक और मेहमान यहाँ मौजूद हैं जिनकी क्रिकेट पर बड़ी गहरी नज़र है। ख़ासतौर से इंग्लैंड में वो रहे भी हैं और इंग्लैंड में उन्होंने क्रिकेट देखी भी है, कवर भी की है, तो उनको इंग्लैंड की टीम से मुतालिक बड़ी आगाही हासिल है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन हमीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हसन भाई, जब कोई मेहमान दूर से आया होता है तो सबसे पहले सवाल तो उसी से बनता है। हैं हसन जलील साहब, क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा, हमारी आपकी बातें मतलब क्रिकेट पे और कमेंट्री पे तो होती रही हैं। मैं सोच रहा हूँ ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ शुरू करें, क्योंकि हम लोग तो जश्न आज़ादी मना रहे हैं, ठीक है नहीं? तो और आपने तो हमने देखा है जब हम मतलब टीवी पीटीवी पे देखा करते थे तो जश्न आज़ादी के जो प्रोग्राम होते थे और मतलब ये कि जो जितने भी वो उसमें आप जो थे टेलीविज़न पे भी, रेडियो पे भी सुनते भी थे, देखते भी थे। आपको क्या कहेंगे जश्न आज़ादी और मतलब ये कि साथ साथ वर्ल्ड कप भी हो रहा है हॉकी का, क्रिकेट भी हो रही है उधर, तो कमेंटेटर तो आप हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि अमेरिका में ज़ाहिर है आप हैं वहाँ पर, तो क्रिकेट से माशाल्लाह आपकी वाबस्तगी है, कमेंट्री आपने जारी रखी हुई है, क्या मशागिल हैं? अच्छा, पहले मैं एक वजाहत कर दूं, मैंने जो चश्मा लगाया हुआ है जी जी जी, इसका मकसद ना तो शो दिखाना है, अच्छा अच्छा, और ना ही आंखें चुराना है। वेरी गुड, ज़बरदस्त। क्या शेर था? ये है कि वो मेरे 2-3 दिन से मुझे ग्लेयर महसूस हो रही है लाइट की, कोई चीज़ आंखों में है जो निकल नहीं रही। सही सही। तो मैंने कहा कि चश्मा पहन के ही बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं बड़ी खुशी हो रही है इनसे मिलके। और आपके सवाल का ये है कि पहले अमेरिका से शुरू करता हूँ। बड़े कम लोगों को ये बात पता है कि अमेरिका में मैं 2000 में गया और 2001 में वहाँ पर एक अमेरिका का पहला कहना चाहिए इंटरनेशनल इवेंट क्रिकेट का हुआ, इंटरनेशनल डबल विकेट टूर्नामेंट, सही, जिसमें दुनिया भर से 22 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सही। और उनका जो लेवल था, स्ट्रेचर था, उसका अंदाज़ा आप पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे उनसे लगा सकते हैं। उसमें वसीम अकरम थे, शाहिद आफरीदी थे, सईद अनवर थे, अजहर महमूद थे, अब्दुल रज़ाक थे, और वसीम अकरम उसके कोऑर्डिनेटर थे। सही। तो उसके बाद फिर मैंने वही इवेंट रिपीट किया 2002 में, और ये वो ज़माना था जब अमेरिका में हम परमिशंस लेने जाते थे तो वो कहते हैं ये क्रिकेट है क्या? सही। तो वहाँ एक आपको पता है एक वो भी होता है जानवर छोटा सा, जी जी, तो वो उनका वो कहते थे ये वो तो नहीं है, तो हम उन्हें बताते हैं नहीं नहीं ये क्रिकेट है, आपकी भेदभाव से मिलती जुलती है। और आज देखिए माशाल्लाह अमेरिका में आप हैरान होंगे सुन के, तकरीबन 1000 क्रिकेट क्लब हैं, ज़बरदस्त, तकरीबन कोई 90 के करीब लीग्स हैं, और जो रजिस्टर्ड क्रिकेटर्स हैं उनकी तादाद 40,000 है। ज़बरदस्त। और हर गोशे गोशे में आप कहीं चले जाएं, किसी कम्युनिटी में आपको क्रिकेट लोग खेलते हुए नजर आएंगे। सही, ज़बरदस्त हो गया। जी वेरी गुड। इसका मतलब है कि आपकी कमेंट्री चल रही है वहाँ पे जी हाँ, मैं एक इवेंट पे कमेंट्री करता हूँ जो अभी मैंने जाना है, 4 तारीख से शुरू होगा। वो एक 4 डे इवेंट है और एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी, कैलिफोर्निया क्रिकेट फाउंडेशन। सही। तो उनके ज़ेरे तमाम तकरीबन 26 टीमें हैं जिनमें पाकिस्तान से भी आती हैं। सही। यहाँ से टीवी स्टार्स की टीम भी जाती रही है। जी जी बिल्कुल। उसके अलावा 2 सूबाई टीमें भी आती रहीं, वेस्ट इंडीज़ से टीमें आती हैं 2-3, कनाडा से टीमें आती हैं। इट्स ए वेरी बिग इवेंट। तो वहाँ मैं कमेंट्री करता हूँ। वैसे मैं एक स्काई टेलीविज़न लंदन उसके साथ भी मुंसलिक हूँ पिछले 4 साल से। तो साउथ एशियन जो क्रिकेट होती है तो मेरे बेसमेंट में एक स्टूडियो है, तो वहाँ से मैं उनको लाइव फीड्स जो है वो दिया करता हूँ। ज़बरदस्त, ये है कुल कहानी। ज़बरदस्त। चलें, अभी तो गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी रहेगा। सफदर अब्बास, बिल्कुल।
यार आप बेबी ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम कहलाते थे और आपको डैश जो करते थे वो तो ज़बरदस्त होते थे। बहरहाल ये तो एक अलग बात है। ये बताइए जनाब, जो अभी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है हॉकी का, 2018 और 2023 में हम वर्ल्ड कप नहीं खेल सके थे इसलिए कि हम क्वालिफाई नहीं कर सके थे। तो अभी हमारे पूल में जनाब वेल्स की टीम है, इंग्लैंड है, इंडिया है। तो इंडिया से हालिया सालों में तो हम 8-10 सालों से नहीं जीत सके हैं, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस हम उनसे ज़्यादा जीत चुके हैं। इंग्लैंड को ले लें तो इंग्लैंड भी स्लाइटली मतलब हमसे थोड़ा से मैचेस जीत चुकी है ज़्यादा। वेल्स की टीम के साथ हमारा मैच नहीं हुआ है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कहाँ देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो वही सबको इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। हमारे 80 साल माशाल्लाह जी जी बिल्कुल हमें आज़ाद हुए हो गए हैं और हमारा मुल्क इसी तरह चमकता रहे, दमकता रहे। आमीन आमीन। और हर फील्ड में हमारा झंडा ऊंचा रहे। आमीन बिल्कुल। और ये हमारे हर की ख्वाहिश होती है। सही। हमने 9 दफ़ा मुल्क का झंडा ऊंचा किया, 9 गोल्ड मेडल लिए। और जब हम जीतते थे तो वो हमारे रूम पे खड़े हो जाते थे ऐसे ही, जब फ्लैग सेरेमनी बनी थी। जहाँ तक अभी हॉकी का ख्याल है, हॉकी का सवाल है, एक तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि नए जो हमारे प्रेसिडेंट आए हैं मोहिउद्दीन हानी साहब मोहिउद्दीन हानी साहब आए हैं। इन्होंने जो है सबसे बड़ा कमाल ये किया है कि जितने हमारे बच्चों को प्रॉब्लम में थी फाइनेंशियली और उनको अच्छे फूड वगैरह, नहीं इसमें कोई शक नहीं है कि जब 15-20 साल से जो मामला चले आ रहे थे और जो हॉकी में तबाही मची थी तो उन्होंने आते ही जो है बड़ी हमें पॉजिटिव चीज़ें नज़र आई हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव होना बाकी है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें किस तरह से देख रहे हैं टीम? देखिए वर्ल्ड कप में सबसे एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ का वेदर क्लाइमेट हमारी जीत है। वहाँ का इतनी हीट वेव आई है वहाँ। अच्छा। कि वहाँ जो है ना 36 मतलब कुदरत ने हमें मतलब मेहरबानी की है। हाँ ये दो, और उसके अलावा ये है कि देखें अब प्लेयर्स को जो है सारी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, यहाँ तक के कोचेस भी 4 आ गए हैं और टीम जो है वो 4-5 दिन पहले पहुँची है वहाँ पे। अब ये है कि उनको चाहिए कि अब आप जो है खुल के खेलें, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ऑल आउट जाएँ, हर मैच फाइनल समझें। क्योंकि ये आप देखें इंग्लैंड है, इंडिया है, इजी है ना, 3 टीमें तो टॉप की टीम है। लेकिन ये जो वेल्स की टीम है ये ग्रेट ब्रिटेन की अंडर आती है, जजीरा एक ही है और ये वहाँ भी गोरे खेलते हैं हॉकी। ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये मतलब हमें कोई टीम को इजी नहीं लेना है। और इसके अंदर सबसे मतलब आपका कहने के ऑल आउट जाना है, हमने ऑल आउट जाना है। और इसके अंदर सबसे पॉइंट की बात यह है कि हमें अपना गोल एवरेज भी अच्छा रखना है। अगर कोई मैच ड्रॉ होता है तो आप गोल एवरेज में फंसेंगे, क्योंकि वो तीनों टीमें टॉप की खेल रही हैं भाई। वो गोल एवरेज पे जो है ना बहुत डिपेंड करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो गोरे गए हैं तो जाहिर है वो अपने हिसाब से खिलाएंगे लड़कों को, और लड़के हमारे मेहनत से खेलेंगे। और ख़ास तौर से मैं अपने प्लेयर से कि भाई ऑल आउट जाएं, गैरत से खेलें। हाँ। सारी दुनिया आपको देख रही है, हमारे सारे भाई देख रहे हैं वहाँ। मतलब ये कि वहाँ भी जिस हॉलैंड में भी हर जगह सपोर्ट करने आपको आते हैं, जर्मनी से, पेरिस से, बेल्जियम से, इंग्लैंड से लोग खर्चा करके आते हैं लोग ना, कि आपको देखें। तो आपके उम्मीदें हैं आप लोगों से तो, और यहाँ हर एक की उम्मीद है। चलो इंशाल्लाह मतलब ये कि पाकिस्तान टीम जीतना चाहिए। फाइनल मौका है आपको, क्योंकि हम डोमिनेट कर रहे हैं। हमने 4 दफा वर्ल्ड कप जीता है, इज ऑनर। ये दूसरी टीम प्रेशर है यार, ये टीम जो है टॉप किया हुआ है वर्ल्ड कप में। तो मेरी दुआ ये है कि भाई इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देगी टीम। जनाब जैन हमीदी साहब, भाई आपकी बड़ी इंसाइट है माशाल्लाह, बड़ी नज़र है गहरी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो अब इंग्लैंड में इस वक्त मौजूद है, हैंडिंगले में, मतलब 19 अगस्त से टेस्ट शुरू होने वाला है। तो जो 2022 में टेस्ट सीरीज़ हुई थी उसमें तो 3-0 से क्लीन स्वीप किया था, और जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की 2024 में सीरीज़ हुई उसमें पाकिस्तान वो सीरीज़ जीतने में कामयाब रहा था। लेकिन इंग्लैंड में ज़ाहिर है हर टीम जब पहुंचती है तो उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है, वहाँ की कंडीशन। किस तरह से देख रहे हैं इस टेस्ट सीरीज़ को? देखें, मेरा तो बेसिक एक यही सवाल था कि इंग्लैंड जब आप टूर करते हैं, आपके जो 17 मेंबर टीम गई है उसमें तकरीबन 8 से 9 लड़के पहली दफ़ा इंग्लैंड टूर कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान क्या कहते हैं फर्स्ट लाइन टेस्ट टीम। सही। तो इंग्लैंड में साइड मैचेस जो होते हैं
आपको क्या कहते हैं खेलना होते हैं कि आप एक्लेमेटाइज कर जाएं इंग्लैंड की कंडीशन से, क्योंकि और आप पहला टेस्ट खेल रहे हैं हेडिंगली में। हेडिंगली की विकेट जो है बड़े से बड़े पाकिस्तानी जो क्या कहते हैं बैटिंग लाइनअप्स गई हैं उनके लिए मसला बनी है, क्योंकि वहाँ गेंद मूव होता है, वहाँ गेंद सीम होता है, वो एक नेचुरल यानी कि यॉर्कशायर काउंटी का एक मसला है, उसमें आपको टेक्निकली बहुत करेक्ट होना होता है। तो उसके लिए आप अगर सीरीज वहां से शुरू कर रहे हैं तो यू शुड हैव प्लेड एटलीस्ट 2 to 3 मैचेस बिफोर, यानी कि आप टूर को अगर स्प्रेड कर सकते तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अभी जो पाकिस्तान ने 3 रोजा मैच खेला है उसमें तो आप देखें कि उनके टैलेंडर्स जो हैं इनको नचा दिया और उन्होंने 305 स्कोर किया और 4 बैटर्स ने मतलब हाफ सेंचुरी की है हसन भाई। तो इन हालात में आप क्या फोर्सी करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से एक तो क्या कहते हैं आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो 2 बॉलर्स आप नहीं ले गए जिनको आप जिला सकते हैं। बात कर रहे हैं शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एंड देन द अदर थिंग इज कि साइम को मैं लीग्स में खेलता देख रहा हूँ, सही व्हाई हैजंट ही बीन टेकन, सही यानी कि उसमें क्या इशू है। एक सवाल जो मैंने एक क्रिकेट क्या कहते हैं एक्स क्रिकेटर से किया था, उन्होंने कहा था कि जी इनका वही इशू है जो कि सईद का है, जो कि सईद पे क्या कहते हैं सवाल उठता था कि बहुत फ्लोई बैट्समैन है तो मूविंग बॉल के अगेंस्ट इशू होगा। मैंने कहा जो आदमी ऑस्ट्रेलिया में रन करके आया है, साउथ अफ्रीका की विकेटों पे रन करके आया है, यू सी हिम आल्सो हियर। सही। हसन जलील भाई जी। अच्छा ये बताइए, आप तो बड़े ज़ाहिर है मायनाज कमेंटेटर हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, ज़ाहिर है अभी आप कमेंट्री कर रहे हैं ज़बरदस्त और आपने एक मतलब मार्कतुल आरा और यादगार कमेंट्रीज की हैं और हम उसके गवाह हैं। एक अच्छे कमेंटेटर में मतलब क्या खूबियाँ होनी चाहिए और वो किस तरह से एक बड़ा कमेंटेटर बन सकता है? बड़ा अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि अब आजकल जिस तरीके से क्रिकेट हो रही है और फैल रही है तो उसमें बहुत से नौजवान कमेंटेटर्स की शिद्दत से ज़रूरत है। सही। देखिए पहले तो बेसिक बात यह है कि मैं समझता हूँ एजुकेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सही। आप अपनी तालीम पे तवज्जो दें और एजुकेशन हासिल करें। एजुकेशन हासिल करने के बाद खेल की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उसमें नॉलेज में 2 तरीके की नॉलेज है, एक तो टेक्निकल नॉलेज और एक आप स्टैटिस्टिक्स। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी टीम का बैकग्राउंड क्या है, किसी प्लेयर का बैकग्राउंड क्या है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और उसके बाद आवाज़ तो अल्लाह ताला का दिया है, आवाज़ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये खेल के किसी भी शोबे में किसी भी कमेंटेटर के लिए ज़रूरी है, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, किसको। लेकिन आवाज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके तरीके हैं, लेकिन हर चीज़ में मेहनत की ज़रूरत होती है। और किताबें मैं आजकल मेरा एक मिशन है कि मैं हर इंटरव्यू में या जो मुझे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बुलाया जा रहा है लेक्चर के लिए, मैं कहता हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, जो जेन ज़ी है, जी, उनको किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। सही। देखिए आप माशाल्लाह खुद पढ़े लिखे आदमी हैं कि जब आप किताब पढ़ते हैं ना तो वो अल्फाज और वो चीज़ें आपके जहन में महफूज हो जाती हैं। सही। इंटरनेट में आप जो चाहे पढ़ लें वो आपके जहन में नहीं रहेंगी, ठीक है ना। आप सोशल मीडिया पे जो चाहे देख लें वो आपके जहन से निकल जाएंगी। तो किताबें पढ़ें, उससे वोकेबलरी हासिल होगी। कमेंट्री में वोकेबलरी बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि जो ब्लैंक पीरियड्स आते हैं ना, जहाँ कुछ नहीं हो रहा होता, या कोई ऐसे पीरियड जहाँ बड़ा सुस्त रफ्तार खेल हो रहा होता है, पॉज नहीं आना चाहिए। देखिए मुझे जो एडवांटेज मिला वो एडवांटेज मिला पढ़ने का। मैंने कोई 20 से 25 हज़ार किताबें माशाल्लाह पढ़ी हुई हैं, इंग्लिश उर्दू दोनों। तो मुझे अल्फाज को तराश नहीं करना पड़ता। मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि अल्फाज मेरे सामने हाथ बांधे खड़े होते हैं। क्या बात है, मैं जब चाहूँ इस्तेमाल कर लूँ। तो वो ये है कि मैं वो लोगों को बोर नहीं होने चाहता था रेडियो पे। रेडियो मतलब ये है कि आप मौसम का हाल बता रहे हैं, आप एनवायरनमेंट बता रहे हैं, आपने अगर लॉर्ड्स ग्राउंड पे कमेंट्री कर रहे हैं, आपने लॉर्ड्स का जो पवेलियन है उसकी तारीखी हैसियत बताना शुरू कर दी। लेकिन उसके लिए आपके पास अल्फाज होना, कॉन्फिडेंस होना, फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी, सही, बिल्कुल सही कहा आपने। और जनाब ये सिलसिला जो है जारी रहेगा, अभी तो बड़ी गुफ्तगू बाकी है और यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक।
एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान ग्रामी मौजूद हैं उनमें हसन जलील साहब हैं जो कि पायनियर और आइकॉन क्रिकेट कमेंटेटर हैं, जबकि सफदर अब्बास जो कि साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और उनके साथ साथ जैन हमीदी साहब जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। सफदर अब्बास, ये बताइएगा कि पाकिस्तान हॉकी टीम की फ़िज़िकल फ़िटनेस, उसका स्टेमिना और स्किल जो हैं, आप क्या समझते हैं कि वो उसका मेयार क्या है? क्या हम इंटरनेशनल मेयार को compete कर रहे हैं या नहीं, ख़ास तौर से वर्ल्ड कप के हवाले से? देखें, एज ए स्पोर्ट्समैन जो है, आप किसी भी टीम के स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जो भी, उसके अंदर आप फिटनेस जो है ना वो आपने खुद बनानी है। अपनी फिटनेस अलग से सेपरेट रनिंग करनी है, डाइट अपनी रखनी है, क्योंकि वो जब कोच आएगा तो आपको दौड़ाएगा 40 मिनट्स। आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है ताकि आप फिट होगे तो वो काम करोगे ना, क्योंकि फिटनेस का सर सबसे पहला इस वक्त जो है मतलब कंपैरेटिवली जो दुनिया में इस वक्त टीमें आ रही हैं उसमें हमारा मेयार मतलब कहाँ है? देखें, वो फिजिकली जो टीम आधे घंटे पहले आके वार्म अप हो रही है ग्राउंड में, यार वो फिटनेस है, वो इट्स कॉल्ड फिटनेस। इसका कहने का मतलब है कि वो जो दूसरी टीमें हैं वो हमसे ज्यादा मतलब वेल इक्विप्ड हैं। बिल्कुल, और क्या भाई, वो आके आप जो टीम 15 मिनट पहले आके स्ट्रेचिंग करते हैं, आप हिटिंग करते हैं, आप ड्रिल करते हैं, आप अपने फिटनेस बताते हैं कि यार क्या बात है। जिस तरह रेसिंग का घोड़ा नहीं होता, घोड़ा रेसिंग में आप देखते हैं कि यार कौन सा घोड़ा जो है ना स्टेप इसके वो हो यार। तो इसका मतलब आपकी बात से ये मैं वो लेता हूँ कि हमारी टीम की फिजिकल फिटनेस स्टेमिना जो है वो नहीं है जो इस वक्त इंटरनेशनल मेयार है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, कहना तो भाई देखें, अब तो ये आपके पास इंटरनेशनल कोचेज आ गए हैं। 15 दिन में कोई बात नहीं भाई, 15 दिन में क्या होता है? जादू का चिराग सुना है कि वो जैकेट्स वगैरह को लेकर आए हैं जिसके अंदर आपकी पल्स वगैरह हर चीज। हाँ, वो नहीं ले, हाँ, वो तो एक इंतजाम किया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने। यही है। देखें, आप सीधी बात ये है कि हर प्लेयर को कैंप में जाने से पहले अपने आप को फिट रखना चाहिए, 1 महीने पहले ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो ही तो यार फिटनेस आएगी यार। ग्राउंड में भागते नजर आएंगे, हर 5 मिनट के बाद चेंज है, यानी आपको कितना अच्छा है। देखें ना, आप जाएं, जोर मारे फिर आ जाएं, बैठ जाएं, फिर पानी वानी पिए फिर चले जाएं, कितना एडवांटेज है। चलो, सही हो गया। हाँ। अच्छा हसन भाई, बहैसियत कप्तान, पहले और अब के बाबर आजम में क्या फ़र्क है? क्या तब्दीली देख रहे हैं? इसलिए कि बाबर आजम जो है, आपने देखा कि 2 साल बाद जो है ICC की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें टॉप मतलब कि 10 में आ गए वो। जी हाँ, नहीं, बाबर आजम में मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आई कुछ, और उसकी एक मिसाल मैं आपको छोटी सी दूंगा कि मोहम्मद अली को लाना एक ऐसी स्टेज पे जहाँ पर 2 स्पिनर्स लगे हुए थे और वो पार्टनरशिप आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रही थी, और मैं समझता हूँ कि इतनी अक्लमंदी का मुजाहरा किया उसने। मोहम्मद अली को लाके मोहम्मद अली ने फ़ौरन आउट कर दिया। फील्ड प्लेसिंग भी बेहतर है, स्पिनर्स पे अभी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको, क्योंकि अभी वो अटैक नहीं कर रहा। उसको चाहिए कि जहाँ वो देखे कि वीक पॉइंट्स हैं, प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, वहाँ पर उसको अटैक करना चाहिए। और एक चीज़ मैं और बाबर के बारे में कहना चाहूँगा जो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन। आप अपने बॉलर के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने फील्डर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने सीनियर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो आप मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल मुझे इम्प्रूवमेंट उसमें नज़र आई। अच्छा, लेकिन जो लास्ट सीरीज़ हुई थी वेस्ट इंडीज़ में, उसमें पहले टेस्ट में परफॉर्मेंस मोहम्मद अब्बास की बड़ी अच्छी थी, लेकिन दूसरे टेस्ट में फिर वो नहीं थे। वो डिसीजन उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो अगर आप ओवरऑल नतीजे के हिसाब से देखें फिर तो वो जस्टिफाई करता है, क्योंकि वो प्योर स्पिनिंग विकेट थी। और मैं आज तक इस बात पे हैरान हूँ कि वेस्ट इंडीज़ ने एक मैच जीतने के बाद वो स्पिन विकेट क्यों बनाई। सही, लेकिन बहरहाल वो वे बेहतर जानते हैं। लेकिन ये है कि मेरा ये ख्याल है कि ठीक था अब्बास को। लेकिन इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ मैं समझता हूँ कि अब्बास को फुल्ली यूटिलाइज़ कराना चाहिए, और वो क्योंकि वहाँ पर वो ऑलरेडी देखिए 1000 के करीब उसकी विकेटें होने वाली हैं। बिल्कुल। और काउंटी क्रिकेट में उसको टॉप 10 में कहा जाता है कि जी ऑल टाइम जो प्लेयर्स आए हैं उनमें अब्बास सरफहरिस्त है। तो मेरा ख्याल है उसे यूटिलाइज़ आप करें। अभी जैन हमीदी साहब बात कर रहे थे पहले कि आप क्या समझते हैं कि यहाँ आप कमी महसूस करेंगे शहनशाह अफरीदी की या नसीम शाह की? देखिए, असल में मैं देखिए एक बात फ्रेंकली बताऊं कि शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह दोनों बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन जो डिटेरियोरेशन आई और जो उनका ग्राफ गिरा वो उससे बाहर नहीं निकल पाए।
सही। अब आप कितने चांसेस देंगे? देखिए ना, बात ये है सही। कि आप हर दफ़ा ये सोच के खिला लेते थे कि भाई शायद इम्प्रूव कर जाएं, शायद इम्प्रूव कर जाएं। देखिए, मैं ये समझता हूँ, मेरा जो क्रिकेट एक्सपीरियंस है कि शाहीन आफरीदी इज़ नॉट फुल्ली फिट। सही। कोई माने या ना माने, वो 2022 से जब वहाँ पे वर्ल्ड कप था यूएई में, ही इज़ नॉट फुल्ली फिट। उसकी बैक में भी कोई प्रॉब्लम है और उसके पैरों में भी प्रॉब्लम है। सही। देखिए, बॉलर साहब माशाल्लाह ये जैन बताएंगे आपको, फास्ट बॉलर जो होता है ना, उसको बैंड करना बहुत ज़रूरी है। सही। जितनी वो बैंड करेगा और बैंग करेगा, सही। उसको लिफ्ट भी मिलेगी और सीम भी होगी और साथ में स्पीड भी मिलेगी। सही, टेक्निकल बात है। आप उसे गौर से देखें, आप शाहीन बैंड नहीं करता। सही। ठीक है ना। अच्छा, नसीम शाह जो हैं वो अपने शो बिजनेस में मारे गए। सही। उनकी ज़्यादा तवज्जो है स्टाइल्स में, ठीक है, बाल बनाने में, कोला बेचने में। तो वो एक ये भी पाबंदी, देखिए ये डिसिप्लिन नहीं, वो तो शेर भी है ना कि मैं बाल बनाऊं किसके लिए, वो जो है। अब ये तो उससे पूछना पड़ेगा ना किसके लिए बना रहे हो। अच्छा। लेकिन ये है कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। देखिए, जब तक हम डिसिप्लिन इंपोज नहीं करेंगे उस पर, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? आप जो डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, देखिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खिलाड़ी को महसूस करनी चाहिए, लेकिन जो अथॉरिटीज होती हैं उनका भी तो काम। देखिए, मैं एक मिसाल आपको देना चाहूँगा। आप कुछ भी कह लें, हमारे पड़ोसी मुल्क की 86-87 में मैं इंडिया के टूर पे था और उसके बाद मैं रुक गया। 2-3 जगह मैंने जाना था। कपिल, उसके बाद सीरीज थी शायद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। कपिल देव पहला टेस्ट खेलने के बाद अगले टेस्ट और पहले टेस्ट के दरमियान तकरीबन 10 दिन का गैप था। वो बगैर क्रिकेट बोर्ड को बताए कलकत्ता चले गए किसी की शादी में शिरकत करने के लिए। ही वाज बैंड फॉर द नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस। अच्छा। एंड ही वाज वार्न्ड। सही। अच्छा, जैन हमीदी साहब, इंग्लैंड में मतलब हमारा ओपनिंग जो है वो पेयर क्या होना चाहिए? इसलिए कि हमारे ओपनर जो हैं बड़े दबाव में रहते हैं हमेशा। अजान वैस एंड आई गेस शान मसूद शुड ओपन। अच्छा। बिकॉज एक तो देखें आप, वो यॉर्कशायर के लिए खेल चुका है। सही। ऑल्दो वो टेस्ट टीम में क्या कहते हैं मिडिल ऑर्डर में आ रहा है, लेकिन यॉर्कशायर में खेल चुका है और हेडिंगली की विकेट इनिशियली जो पहले दिन होगा वो अगेन मूव होगा। सही। आप किसी भी नए लड़के को भेजेंगे तो क्या कहते हैं प्रॉब्लम होगी। शान हैज बीन ट्रेडिशनली, जब वो टीम में आए थे तो वो ओपनर ही थे, उसके बाद वो शिफ्ट डाउन हुए। आई थिंक शान शुड ओपन। तो एक तो ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा, एंड सेकेंडली क्योंकि वो उस विकेट पे खेला हुआ है, ही स्टेड क्या कहते हैं फुल सीजन ऑन दैट विकेट, सो ही इज समबडी हु शुड बी अप देयर। तो आप समझते हैं कि इमाम की टेस्ट क्रिकेट जो है वो तकरीबन डिक्लाइन की तरफ है? आई थिंक इमाम खेले हैं तो क्या कहते हैं बेसिकली थोड़ा सपोर्ट भी उनको किया गया है, कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट किया गया है, बट मुझे लगता है कि ये इंग्लैंड जैसी विकेटों पे क्या कहते हैं उनका खेलना ज़रा उनको मसला पड़ेगा। अच्छा, वो आवाज़ आ रही पीछे से ब्रेक की, आप ही से सिलसिले शुरू करूँगा। यहाँ पर ना वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी, जैन हमीदी साहब, ये आपसे गुफ्तगू हो रही थी, वो तो बात हो रही थी। ये बताइएगा कि 3 रोज़ा मैच जो अभी हुआ है उसमें जनाब जो उनकी टीम थी
उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। उनके 4 प्लेयर्स जो थे वो एक तो टॉम हैंस हैं जो कप्तान थे वो, और उसके साथ साथ जनाब स्लेव फॉल्कनर थे, सैफ जैब थे और मैथ्यू फिशर, चारों ने जनाब 50 मतलब स्कोर की है। और हमारी फील्डिंग जो थी उसका म्यार बहुत ही ख़राब था, और टेस्ट जो है सर पे। क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि आपका एक तो बॉलिंग लाइनअप थोड़ा सा वीक है, जो मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ। आई थिंक क्या कहते हैं, अब उसको इंसेसेंटली उस पर एम्फसाइज करना अच्छा भी नहीं लगता। सही। लेकिन बॉलिंग लाइनअप, लेकिन अभी जो हसन जलील साहब बात कर रहे थे कि वो जिनकी तरफ आपका इशारा है वो फिजिकली फिट नहीं है पूरे, उसमें से मैंने आपसे बोला था कि आइदर शाहीन और नसीम, अगर शाहीन का इशू है तो आप नसीम को तो ले जा सकते थे। नसीम का तो एक नेचुरल आउटस्विंग है, और आप पहले नहीं तो मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद अली भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास और नसीम का अगर आप अटैक रखें, इट विल बी बेटर देन एनीथिंग दैट यू हैव। स्पिनर एक ही रखें, स्पिनर एक ही रखें, बिकॉज आप हेडिंगली पे खेल रहे हैं, एक सीमिंग विकेट है। सही, ठीक कह रहे हैं। सही, क्योंकि देखिए नसीम के पास एक्स्ट्रा पेस है। सही। आपको एक बॉलर ऐसा चाहिए है जो आपके मीडियम पेसेस के साथ ज़रूरत के वक्त एक्स्ट्रा पेस के साथ आए। हाँ सही जी। एंड सेकेंडली, अगर सलमान अली आगा खेल रहे हैं, विच मोस्ट प्रॉब्ली ही विल, तो ही कैन बी योर ऑलराउंडर, ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर अगर ज़रूरत पड़े। तो बेसिकली आपका ये क्वार्टेट प्लस क्या कहते हैं 1 एक्स्ट्रा ऑलराउंडर, ये पूरा हो जाता है। और 5 बॉलर्स, विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान हो जाएंगे, बाकी आप क्या कहते हैं 6 बैट्समैन खिला लें। अच्छा, इंग्लैंड की टीम को आप किस तरह से देख रहे हैं कि उसने हालिया सालों में इम्प्रूव किया है, ख़ासतौर से जो इंग्लैंड के साथ उनकी एशीज़ होती सीरीज़ वो, और लेकिन अभी जो हाल ही में इंडिया के साथ सीरीज़ हुई थी उसमें तो इंग्लैंड की टीम ने बड़ा मार्को लारा मतलब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। क्या कहें? देखें, ये इसकी कहानी सिर्फ इंडिया के खिलाफ से नहीं शुरू होती, जो इनकी परफॉर्मेंस थी ये पहले से होती आ रही है। यानी कि they've been constantly क्या कहते हैं वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस, और उसका रिजल्ट जो इवेंचुअल आपने देखा है वो ये क्या कहते हैं अगेंस्ट इंडिया। सही। तो क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट नज़र आया है, कुछ काउंटी रूल्स में भी चेंजेस हुई हैं, एंड क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं प्लेयर्स क्या कहते हैं कुछ नए लड़के आए हैं, ऑली पोप वगैरह हैं, सो they've been performing very well। सही। हाँ। अच्छा सफदर अब्बास, ये बताइएगा कि हालिया जो हमने प्रो लीग में देखा और दूसरे मैचेस में देखा पाकिस्तान हॉकी टीम का, तो हमें एक जो ड्रैक फ्लिकर जिस तरह का सुहेल अब्बास 348 गोल, दुनिया हॉकी के मायनाज फुल बैक, वो पेनल्टी कॉर्नर पे उनका रिकॉर्ड देखें, वैसे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है 348 गोल का रिकॉर्ड तोड़ना। हमें ऐसे मतलब फुल बैक की ज़रूरत है, इसलिए कि पेनल्टी कॉर्नर पर हमारा जो कन्वर्जन रेशो है वो बहुत ही मतलब सही नहीं है जो होना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, सुहेल अब्बास के एक तो माशाल्लाह फिजिकली जो है ना इज ए स्ट्रॉन्ग मैन। सही। उसका हाथ हमारे 2 हाथ के बराबर है। सही। और उसने जो है, हम लोग जाते थे ग्राउंड में सवेरे सुबह 6:30 बजे, टायर लगाते थे गोल में और वहाँ मारते थे पुश। उस जमाने में पुश अलाउ था, और मुंह पे पड़ती थी ना, तो वो तो मैंने कहा मुंह पे मारो तो वैसे ही भाग जाएगा छोड़ के भाई। वो फिर वो आगे कवर फेस मास्क आ गए, तो वो जो है ना फिर वो डेंजरस, जब सुहेल का रिकॉर्ड हो गया तो वो डेंजरस में आ गई। उसको उन्होंने डिसअलाउ कर दिया कि नहीं इतनी हाइट पे जाएगी बॉल तो होगा गोल, वरना पहले तो आप वरना अब वो उसका रिकॉर्ड हो गया उसका। और दूसरा ये कि मैं एक चीज़ मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने एक तो अपने मुल्क का नाम हर जगह रोशन किया, और अभी तक मेरा एक रिकॉर्ड है कि जब मैं पाकिस्तान टीम में आया था, आई एम स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, इट इज़ अ वर्ल्ड स्टिल अनब्रोकन। और दूसरा ये है कि जब डेब्यू मेरे पहला अर्जेंटीना के खिलाफ में उतरा तो लोग आवाज़ें मार रहे थे ग्राउंड में हाफ टाइम से पहले कि यार वो बेबी ऑफ द टीम को खिलाओ। हाँ, तो वो ब्रिगेड साहब ने मुझे कहा कि चलो यार चलो वार्म अप। मैंने कहा सर वार्म, अरे छोड़ो यार ग्राउंड में जाओ। मैं चला गया तो इत्तेफाक से मेरे पास बॉल आ गई, तो लेफ्ट आउट खेल रहा था, तो मैंने बॉल पकड़ी और मैं जिस तरह स्कूल में जाता था ना गोली, मैं गया सेंटर लाइन से होता राइट इन पे जाके मैंने टक नेट में मारी और गोल हो गया। पेनल्टी कॉर्नर का क्या होगा? हैं? पेनल्टी कॉर्नर का क्या होगा? पेनल्टी कॉर्नर का अभी ये गोरे आए हैं, हमारा कन्वर्जन रेशो बहुत कम है। हाँ, इन्होंने देखें पेनल्टी कॉर्नर में तीन चीज़ें होती हैं मेन, एक तो फेंकने वाले की, एक रोकने वाले की।
अब जब तक तीनों में परफेक्शन आए नहीं होगी तो वो ड्रिल पूरी नहीं होगी। और उसके बाद आप डिफ्लेक्शन पे आओ, जरूरी नहीं है कि फुल बैक ही मारे अंदर, यू शुड डिफ्लेक्ट इट, आप जाके उसको टच करें, डाइव लगा के टच करो यार, कुछ कर नई चीज आपको करनी है ना, डिफ्लेक्शन करेंगे, जर्मनी करेंगे। जर्मनी की टीम जो अपने एजाज का दिफा कर रही है, जर्मनी की टीम की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं, कर पाएगी अपने एजाज का दिफा? देखें ये गोरे जो है ना, ये कोशिश यही करते हैं कि शॉर्ट कॉर्नर पे इंप्रूवमेंट करें, गोल निकालें। देख हर टीम का है चांस कि गोल निकालना, चाहे वो फील्ड गोल करे चाहे वो शॉर्ट कॉर्नर पे करे। वो आपका शॉर्ट कॉर्नर अच्छा होगा, टीमें बहुत सारी स्वेल टीम जिता के ले जाता था कि यार ये गोल होगा। अब वो भाई आप उसी को रखोगे ना कि जो आपको जिताएगा यार, वही फेंकेगा, शॉर्ट कॉर्नर फेंकेगा। ड्रिल इतनी करें कि वो जो है ना परफेक्शन आ जाए। सही। अच्छा, अपने हसन जली साहब, शान मसूद और सऊद शकील, अगर ये दोनों टीम में होते हैं तो किस तरह से देख रहे हैं परफॉर्मेंस? देखिए, मैं इंग्लैंड के टूर के लिए तो मैं शान मसूद को प्रेफर करूंगा। सही। एक तो उसका बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर भी है वहाँ पे, एक्सपोजर भी है, और दूसरे ये उसे कंडीशंस भी पूरी तरह पता हैं हर ग्राउंड की। और जिस तरह अभी जैन ने कहा कि लीड्स बड़ा ट्रिकी ग्राउंड है, सही, क्योंकि वहाँ मुसलसल आपको सीम मूवमेंट मिलती है, अच्छा हैवी एटमॉस्फेयर होता है, एक्सट्रीम नॉर्थ है, तो उसका बड़ा एडवांटेज बॉलर्स को मिलता है। तो वहाँ पर शान मसूद जैसे तजुर्बेकार प्लेयर की ज़रूरत है आपको। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा जी। यकीनन मतलब बहुत से फैसले किसी के भी सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। बाबर आजम को पहले कप्तान बनाना सही था या अब, या पहले बनाना गलत था या अब? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है। सही। उस वक्त बाबर थोड़े से कॉम्प्लेसेंट भी हो गए थे। सही। देखिए, एक अर्ज होनी चाहिए प्लेयर में सीखने की। सही। आप ये कंटिन्यूस अमल है। सही। तो कप्तान को ख़ास तौर से बहुत ज़रूरी है कि वो तजुर्बात करे, आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो बॉलिंग चेंजेस करे। वो अभी हमारे किसी भी कप्तान में नहीं था सिवाय एक दो के। सही। और बाबर में मेरा ख्याल है, जिसका मैंने आपसे पहले कहा कि ही लुक्स मोर कॉन्फिडेंट नाउ, ही लुक्स मोर रिलैक्स नाउ। अगर उसके चंद लोग उसकी टांग खींचना बंद कर दें, उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको थोड़ा सा मौका दें, तो मेरा ख्याल है ही इज़ गोइंग टू प्रूव हिमसेल्फ। अच्छा, लेकिन सब कमोबेश सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से ये खेल चुके हैं, ऐसे ही है जी, लेकिन अभी तक जीत नहीं सके हैं। असल में देखिए वही वाली बात हो रही है भाई, जिस तरह हॉकी की उन्होंने बात की, क्रिकेट में भी देखिए जब तक आप टीम को ब्लेंड नहीं करेंगे, यानी ब्लेंडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने टीम को कहा कि भाई आपस में मिलजुल के खेलो। सही। ब्लेंड का मतलब ये है कि आप टीम का प्रॉपर कम्बिनेशन हो, सही, हर खिलाड़ी को अपना रोल पता हो, सही, कि भाई आपने कहाँ किस तरह क्या कर परफॉर्म करना है। वो हमारे यहाँ कोई नहीं है, आइडेंटिफाई किसी ने कुछ नहीं किया हुआ। सही। जैसे देखिए, आपने एक नाम सुना होगा शी टैंकर। जी जी। हर टीम में एक या दो शी टैंकर होना जरूरी है। सही। कि जो मुश्किल के वक्त पे आके खड़े हो जाए। सही। आपके यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। टेल एंडर्स में मैन ऑफ क्राइसिस, हाँ, मैन जैसे जावेद मियांदाद हुआ करते थे। अच्छा, इसी तरह टेल एंडर्स में आप देखें, शुरू में मुझे आज तक याद है आसिफ इकबाल और इकबाल कासिम की 104 रन की पार्टनरशिप हुई, इसमें 4 कंट्रीब्यूशन था इकबाल कासिम का। जी। इंजिमामुल हक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची में मैच जितवाया टेलेंडर के साथ मिलके। क्या बात। तो आपके पास टेलेंडर ऐसा चाहिए है जो उसको सपोर्ट करे वहां पर, जो अगर प्लेयर कोई मौजूद है, वो भी आपने ट्रेनिंग नहीं दी। सही। तो वीकनेसेस हैं जिनको प्लग इन करने की जरूरत है। टैलेंट इज देयर है, बट टैलेंट नीड्स ग्रूमिंग। अच्छा, जैन हमीदी साहब ये बताइए कि इस वक्त जो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम है और जो हमारी क्लब क्रिकेट है, आप समझते हैं कि उसको सही तरह से हम एडजस्ट कर रहे हैं या अभी बहुत मतलब उसमें वैक्यूम है? क्या देखें, अब जो मैंने जिन लड़कों से बात की है, यानी कि जो क्लब क्रिकेट भी खेल रहे हैं, देयर एम इज़ टू गो फॉर T20 क्रिकेट। सही। विच इज़, जो कि ठीक है, अब क्रिकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन क्रिकेट आप असल क्रिकेट आप सीखते हैं, आप 4 डे क्रिकेट से सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि आप T20 क्रिकेट से आप क्या कहते हैं, ना प्रॉपर बैट्समैन बन सकते हैं, ना प्रॉपर बॉलर बन सकते हैं। अगर वही आपका एक तरह का यानी कि एक्सेस है या आपका एक रुख है कि मैंने ये करना है, उसमें ज़रूर पैसा बहुत है, फ्लैश बहुत है, नज़र बहुत आता है, बट आपको 4 डे क्रिकेट पे यानी कि लड़कों को खुद समझना चाहिए कि क्लब क्रिकेट एंड देन 4 डे क्रिकेट इज़ द वे फॉरवर्ड। नहीं तो T20 और वनडे में तो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, टेस्ट मैच तो उसमें फटीक भी ज़्यादा है। तो मतलब ये देखें, वैसे तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर प्लेयर की कि ज़ाहिर है उसे टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए, इसलिए कि
टेस्ट क्रिकेट ही मतलब एक असल क्रिकेट है। जी बिल्कुल। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसकी भी आती है, बोर्ड की। लास्ट टाइम जो हमारी इसी मौजू पे बात हुई थी तो मैंने ये कहा था कि जो जैसे हमारे लड़के अब बहुत सारी बाहर की लीग्स खेलने लगे, कोई ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा होता है, कोई श्रीलंका में खेल रहा है, कोई बांग्लादेश में खेल रहा है, कोई वेस्ट इंडीज़ में भी खेल रहे हैं लड़के। सो यानी कि उनको उन पे पाबंद करना चाहिए कि आपने एक्स अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक मैचेस, 4 डे डोमेस्टिक मैचेस खेलना है। उससे सिर्फ ये नहीं होगा, क्या कहते हैं, कि डोमेस्टिक क्रिकेट की लेवल बढ़ेगी, लेकिन जो बाकी लड़के उनके साथ खेल रहे हैं वो जब एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलेंगे तो उनकी भी परफॉर्मेंस पाबंद करना चाहिए ना लड़कों को। हम तो उनको लीग खेलने की इजाजत दे देते हैं। नहीं, आप उनसे कहें कि भाई एक्स अमाउंट ऑफ आपने यानी कि 10 हो गए या 12 हो गए या 15 हो गए, जो भी आपका यानी कि जितना भी बड़ा सीजन है उसमें जितने भी मैचेस हैं आपने 60% मैचेस आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के खेलना है। यानी कि इसमें आपका क्या वो होगा इनपुट? नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब तक आप 4 डे या 5 डे क्रिकेट पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, खिलाड़ियों को देखिए उससे स्टैमिना भी बढ़ता है आपका, उसमें आप पेशेंस भी हासिल करते हैं, आपकी टेक्निक दुरुस्त करने का मौका भी होता है। फिर मैंने एक अभी पिछले एक इंटरव्यू में एक मैंने बात की थी, आप ज़रा इस पर गौर कीजिएगा और जैन एग्री करेंगे। मसलन आपका एक बड़ा क्लासिकल केस है आपका हमारा ऑलराउंडर शादाब। जी जी। शादाब की लेग ब्रेक ख़त्म हो गई, गुगली ख़त्म हो गई, क्यों हो गई? आपने कभी गौर किया? देखिए, आप माशाल्लाह ये भी टेक्निकल आदमी है, ये भी टेक्निकल आदमी है, आप यहाँ से करते हैं ना, आपकी पूरा आप अपना ये बैंड करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, T20 में आपको इतना मौका ही नहीं मिलता, 4 ओवर्स आपके, तो आपकी ये आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रिप होती जाती है। सही। जब आप खेलते हैं बड़ी टेक्निकल बात की आपने, जब आप खेलते हैं 5 डे, तो वहाँ आप करते हैं 30 ओवर, 25 ओवर, 30 ओवर, तो आपकी ये फ्लेक्सिबल होती जाती है। फिर आपकी उंगली में जो है ना वो आपको गुगली फेंकने में आपकी मदद करती है, यूज्ड टू हो जाती है। हाँ, तो शादाब के ख़त्म होने का इतना टैलेंटेड प्लेयर, उसका यही है कि उसने बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं। तो बिल्कुल इनका पॉइंट सही है और मैं एग्री करता हूँ कि आप 4 डे क्रिकेट पे कंसंट्रेट करें, तमाम पे पाबंदी लगाएं कि आपने इतने मैचेस खेलना ज़रूरी है। जो लीग्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करें कि भाई आपने इतनी 3 लीग खेलनी है, 2 खेलनी है, इससे ज़्यादा नहीं खेलनी। सही। अच्छा हसन भाई, बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं और आपसे ही शुरू करूँगा मैं। एक तो जश्न आज़ादी और कोई मतलब मुख्तसर सी बात जो आप क्रिकेट के हवाले से, किसी कमेंट्री के हवाले से, या अपने जो आजकल आप अमेरिका में क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं उसके हवाले से काइंडली। मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे ख्याल से सब्जेक्ट है जो मैं एलेबरेट करना चाहूँगा वो है जश्न आज़ादी। सही। देखिए, आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपने आज़ादी की अहमियत को देखना है तो किसी परिंदे को पिंजरे में बंद देखिए, उसकी हालत देखिए कि वो उसकी बेचैनी का क्या आलम है, या उस परिंदे को आप हसन भाई इस वाले का अच्छा ये अच्छा, या उस परिंदे को देखिए कि जो खलाओं में चक्कर लगा रहा है सिर्फ इसलिए कि उसका घोंसला या तो टूट गया या तबाह हो गया या गिर गया। वाह। वो परिंदा, ये कुदरत का उसूल है, वो परिंदा जब तक आके वापस नहीं बैठेगा उस जगह पर, जब तक उसका घरौंदा दोबारा तामीर न कर दिया जाए। आप गज़ा के लोगों को देखिए जो एक अरसे से जो है पाबंद सलासल हैं और मुसीबतें उठा रहे हैं। तो वतन की कदर कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत अच्छा मुल्क दिया है जो कुदरती ख़जानों से मालामाल है। यहाँ के लोग मेहनती भी हैं, यहाँ के लोग मुहिब वतन भी हैं। सिर्फ उनको डायरेक्शंस की ज़रूरत है, सिर्फ उनको ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि ये वतन तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। इस वतन की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। ज़बरदस्त। यही मेरा पैगाम है नौजवान नस्ल के लिए, इसलिए कि जो हमारी नई नस्ल है जेन जी, ये हमारे फ्यूचर के टॉर्च होल्डर्स भी हैं और फ्लैग बेयरर्स। ज़बरदस्त। मुझे उम्मीद है आप इस बात पर अमल करेंगे और वतन से मोहब्बत करेंगे। बहुत ज़बरदस्त। जी जैन हमीदी साहब काइंडली। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि इस मुल्क ने हम सबको बहुत कुछ दिया है एंड इसमें अगर इन्वेस्ट किया जाए और आप लोगों की मेहनत से, यानी कि आप लोग अगर इसको अपनी माँ की तरह देखें, समथिंग क्लोजर देन व्हाट यू एक्चुअली डू, तो ये बहुत कुछ यानी कि आपको भी दे सकता है और क्या कहते हैं इस मुल्क से और लोगों का भी फ़ायदा हो सकता है। जी सफदर अब्बास साहब। मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो दुनिया में सबसे बेनिफिट हैं हमारी कंट्री को। हमारे में क्या नहीं है, ऑयल है, मिनरल्स हैं, जनाब वाला सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। देखे ना, तेल है निकाल नहीं रहे,
अब आखिरी पैगाम बताइए। आखिरी क्या? ये है कि भाई अब मुल्क को आप हम सब ने मिल के चलाना है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है ईमानदारी से चलाना है। वेरी गुड। और जो भी आप प्रोजेक्ट करें, काम करें, तो वो ईमानदारी से करें ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। सही। और ये जो बहुत सारी बुरी खबरें आती हैं, ये हो गया वो हो गया, इन लटकाएं एक दफा, इन सबको लटकाएं। चलें, सही, ताकि बेहतरीन हो गया, ताकि बेहतरीन हो गया। ये चीज हो ना दोबारा। सही, बहुत शुक्रिया हसन जलील साहब, आप मतलब अपने मुख्तसर से वक्त में आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको तकलीफ देंगे। सफदर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपको भी आइंदा जहमत देंगे। और जैन हमीदी साहब, अभी तो जनाब क्रिकेट का सीज़न शुरू हुआ है, और इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको भी जहमत देंगे। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जश्न आज़ादी का सिलसिला जारी है, और ज़ाहिर है हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को दुनिया में हमेशा शादो आबाद रखे, और हम इसी तरह से तरक्की और कामयाबी की मनाजिल तय करते रहें। और यकीनन आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा, और इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए इस नारे के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।